हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जनन। तो हम लोग जनन चैप्टर के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। बाकी चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यानी चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक में हमने आपका अति लघुतरीय करा दिया है। क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसे कि फिजिक्स का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, तो आप लोग चैनल पे जाकर के उसे भी देख सकते हैं। चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, इसका उत्तर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जनन किसे कहते हैं। तो यानी आपको यहाँ पे जनन का परिभाषा देना है, जनन किसे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर क्या होगा। तो हमने उत्तर में लिखा है कि जीव जिस प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको सुधार लेंगे, जिस प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं उसे हम लोग जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो गया किसका, जनन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। सिंपली आपको बताना है जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका अलैंगिक जनन होता है और सेकेंड आपका लैंगिक जनन होता है। इसके बारे में आपने डिटेल से पढ़ा भी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें आपसे पूछा है अलैंगिक जनन की दो मुख्य विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए अलैंगिक जनन की जो दो मुख्य विधियां हैं, वो एक तो आपका विखंडन विधि है और सेकंड आपका मुकुलन विधि है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कहता है कि दो पादपों के नाम लिखें जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है एक आपका अंगूर, जो आपको इजीली देखने को मिल जाता होगा, और सेकंड आप गुलाब के जो कली होता है उसको आप देखते होंगे कि आप उसको जैसे ही मिट्टी में रोप देते होंगे तो वो फिर से एक नया पौधा का विकसित कर देता है या एक नया पौधा का निर्माण कर देता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। तो इनका दो एग्जाम्पल इस तरीके से, अंगूर और गुलाब। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें आपसे पूछा है किसी एक पौधे का नाम लिखें जिसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफिलम। क्या होगा, ब्रायोफिलम। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है कि कायिक प्रवर्धन में वांछित गुणों का परिरक्षण क्यों होता है। परिरक्षण मतलब सभी तरीके से उसका रक्षा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि जनक पौधों के अनुवांशिक गुणों के लिए। ठीक है, किसके लिए, तो जनक पौधों के अनुवांशिक गुणों के लिए वांछित गुणों का परिरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जिसमें पूछा है कि डीएनए प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। यानी डीएनए प्रतिकृति मतलब कह सकते हैं डीएनए का जो फोटोकॉपी है, ठीक है, यानी हम शकल भी इसको कह सकते हैं, उसका जनन में क्या महत्व है। ठीक है, तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है डीएनए प्रतिकृति का जनन में इसलिए महत्व है कि कोशिका विभाजन या जनन के बाद बनने वाली दोनों कोशिकाओं का डीएनए एक जैसा हो। आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से हम समझाना चाहेंगे यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो कोशिका है, ए और कोशिका बी। ठीक है, इसका डीएनए कुछ आ रहा है और इसका डीएनए कुछ आ रहा है, तो इस वजह से इसका प्रतिकृति एक दूसरा का नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का डीएनए मैच कर रहा है, सेम हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये इसका फोटोकॉपी है, यानी ये इसका प्रतिकृति है। तो यही काम डीएनए का होता है और यही महत्व डीएनए का हमारे जनन में होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि जीवों में होने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। तो देखिए जीवों में होने वाली विभिन्नता का बहुत ही अच्छा लाभ है। जैसे आप देख पा रहे होंगे मनुष्य है, ठीक है, फिर उसके बाद आप जानवर को देख पा रहे होंगे, तो ये सभी क्या है, जीवों में विविधता है। अगर सभी एक जैसे होते तो हमारे जो पृथ्वी है या कह सकते हैं संसार में चलना मुश्किल हो जाता। तो हमने यही चीज यहाँ पे लिखा है कि जीवों की जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनमें विभिन्नता जरूरी है और यही हम लोगों को लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, पुंकेसर के भागों के नाम लिखिए। तो चलिए पुंकेसर के नाम यहाँ पे हमने दो लिखा है, एक आपका तंतु लिखा है, सेकेंड आपका प्रागकोश है। ये दोनों मुख्य भाग होते हैं पुंकेसर के। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं। तो देखिए अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बीजांड। अब आते हैं 11 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि कीटों की भूमिका किस प्रकार की परागन में होती है। तो देखिए कीटों का जो काम होता है
ठीक है। वो फूल के ऊपर जो परागकण होता है उसको एक से दूसरे में ले जाने के लिए होता है, और इस विधि को बोला जाता है पर परागन विधि। क्या बोला जाता है? पर परागन विधि। हमने यहाँ पे लिखा है पर परागन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का है कि अगर नर या मादा अंगों में किसी एक का अभाव हो तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर नर या मादा में कोई एक अंग का अभाव हो, यानी एक में वो चीज हो तो सेकंड में वो चीज ना हो, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगी। और एक लिंगी में हम मनुष्य आते हैं, ध्यान रखना। बहुत से जानवर आते हैं, ठीक है, तो ये सभी एक लिंगी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, दो ऐसे जंतु के नाम लिखें जिनमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। ठीक है, दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखें जिनमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक तो आपका शैवाल हो जाएगा, सेकंड आपका कवक हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पुरुष में वृषण त्वचा की बनी जिस थैली जैसी रचना में स्थित होती है वह क्या कहलाती है? देखिए ध्यान रखेंगे कि पुरुष में जो वृषण त्वचा की बनी थैली है वो एक रचना में स्थित होती है, या एक थैली नुमा में वो संचित रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पन कोष। क्या बोलते हैं उसको? बृहस्पन कोष। क्वेश्चन नंबर 15, अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए अंडाणुओं को अंडाशय से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं उसको? अंडोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है? ध्यान रखेंगे, मनुष्य अंडाणुओं का शुक्राणुओं द्वारा निषेचन स्त्री के किस जननांग में होता है? राइट आंसर क्या होगा? फैलोपियन नलिका के द्वारा। इसके द्वारा? फैलोपियन नलिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, स्त्रियों में यौनारंभ या प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में होता है? देखिए प्यूबर्टी किस उम्र में होता है? तो ये आपका 10 से 12 साल की उम्र में ये हो जाता स्त्रियों में। क्वेश्चन नंबर 18, स्त्रियों में लैंगिक चक्र कितने दिनों में पूर्ण होता है? ध्यान रखना, ये लैंगिक चक्र का दूसरा नाम रजोधर्म भी है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इसका एक और नाम है मासिक धर्म भी इसको बोला जाता है। तो ये 3 चीज इसका नाम है, ध्यान रखना। तो कितने दिनों का होता है? तो 28 दिनों में ये अपना चक्र क्या कर लेता है? पूर्ण कर लेता है। फिर से 28 दिनों के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है उनको क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब हम लोग आते हैं 20 पे। किन्हीं दो यांत्रिक विधियों के नाम लिखें जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक है। तो देखिए हमने एक तो लिखा है पुरुषों के लिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपका कॉपर्टी है स्त्रियों के लिए, तो ध्यान रखना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले दो लैंगिक जनन संचारित रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए बैक्टीरिया के द्वारा जो दो संचारित रोग होते हैं लैंगिक जनन में, वो यहाँ पे गोनोरिया या सिफिलिस है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे 4 लिखा है। क्यों 4 लिखा है? अगर आपको इसमें से कोई दूसरा पसंद आ रहा है, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनमें से ये 2 को दे दिया, चाहे इसमें से ये कोई एक उठा के दे दिया, तो आपको चारों पता होंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे चारों का नाम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन 22, जीवों में अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? तो देखिए जीवों में जो अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है उसको जीन कहते हैं, या उसको डीएनए कहते हैं, ध्यान रखना, या उसको गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको इसमें से देखने को ज्यादा जीन ही मिलेगा और ज्यादा आपके लिए सुटेबल जीन ही होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। किस प्रकार के जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण नहीं होता है? तो वो कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, जिसमें पूछा है पुटी या शिष्ट निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है? पुटी या शिष्ट निर्माण किस प्रकार के विभाजन में होता है?
इसका राइट आंसर होगा बहुखंडन या बहुविभाजन में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि प्लेनेरिया में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है। देखिए प्लेनेरिया में जो जनन होता है वो आपका अवखंडन या पूर्ण जनन विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, कवकों में अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है। देखिए कवकों में अलैंगिक जनन की जो मुख्य विधि है उसका नाम है बीजाणु जनन। क्या नाम है उसका? बीजाणु जनन। ठीक है, बीजाणु जनन। अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, जिसमें पूछा है कि उत्तक संवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है। देखिए उत्तक संवर्धन जो उदाहरण है आपका वो कायिक प्रवर्धन का है। ठीक है, कौन सा? कायिक प्रवर्धन का। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। 28 में आता है कि पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग क्या है। तो देखिए पुरुष का जो सबसे प्रमुख जनन अंग है उसको वृषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। 29 क्वेश्चन में मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी लगभग गोलाकार ग्रंथि को क्या कहते हैं। ध्यान रखना, मूत्राशय के आधार पर स्थित एक छोटी या लगभग गोलाकार के ग्रंथि होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुरस्थ ग्रंथि। 30 आता है क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय होता है। ध्यान रखना, प्रत्येक स्त्री में कितना अंडाशय होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक जोड़ा अंडाशय, यानी आप कह सकते हैं 2 अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31, अंडाणु किस नलिका के द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? फैलोपियन नलिका के द्वारा। किसके द्वारा? फैलोपियन नलिका के द्वारा। फिर 32, गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या कहते हैं। देखिए गर्भाशय के निचले संकरे भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीवा, या उसका दूसरा नाम है सर्विक्स। ग्रीवा या उसको बोलते हैं सर्विक्स। अगला क्वेश्चन 33, इसमें पूछा है कि कॉपर्स ल्यूटियम किस प्रकार की ग्रंथि है। देखिए कॉपर्स ल्यूटियम जो ग्रंथि है वो अंतःस्राविक ग्रंथि है। ठीक है, कौन सा? अंतःस्राविक ग्रंथि है। 34, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। देखिए प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो आपका पित्तपिंड या कॉपर्स ल्यूटियम से क्या होता है? स्रावित होता है। ध्यान रखना, और कॉपर्स ल्यूटियम को अंतःस्राविक ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इस वजह से यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन है वो स्रावित होता है। फिर आगे का क्वेश्चन 35 है, जिसमें पूछा है कि स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं। देखिए एक प्रकार के जो प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है ट्राइकोमोनियसिस। ध्यान रखना, ट्राइकोमोनियसिस। तो ये आपका 35 क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया था, जो हमने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम लघु तरीय कराएंगे। पहले सभी चैप्टर्स का अति लघु तरीय करा दे रहे हैं, फिर आपको लघु तरीय मिलेगा, उसके बाद दीर्घ का मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।